भैया हम लोग का खत्म हो गया। मूल अधिकार आप लोग पढ़ रहे थे और 12 अनुच्छेद तक आप लोग पढ़ लिए हैं, 13 तक पढ़ लिए थे। कितना मूल अधिकार था? 7। उसमें से संपत्ति का मूल अधिकार को हटा करके उसको कौन सा अधिकार बना दिया था? कानूनी अधिकार। अरे पढ़ा करिए पीछे का। आज हम लोग 14 से 18 तक खत्म करेंगे। जो समानता का अधिकार है उसमें टोटल अनुच्छेद कितना है? 14 से 18। 4 अनुच्छेद है इसमें आर्टिकल, तो इसको हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे संविधान में जो पहला हम लोग को अधिकार मिला है वो क्या मिला है? समानता का अधिकार। इसमें भी अगर हम पहला बात करें यानी कि अनुच्छेद 14 का हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में बोला गया है कि विधि के समक्ष सही है ना, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। बात समझिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अनुच्छेद 14 में जो हम लोग को स्वतंत्रता मिला है, अधिकार मिला है, वो है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। बात समझ में आया? अब इसमें भी ट्विस्ट है क्या? तो विधि के समक्ष जो समानता है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि का समान का संरक्षण का अर्थ जो है वो अमेरिका से लिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया? विधि के समक्ष समानता मतलब क्या होता है कि विधि के समक्ष सब व्यक्ति क्या होगा? समान होगा। और विधि का समान संरक्षण मतलब होता है कि विधि सब व्यक्ति पे एक जैसा लगेगा। उदाहरण से समझिए, बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं आपको। मान के चलिए कल को जाकर के किसी जिला का जो विधायक होता है वो चोरी कर लिया, आपका घर में घुस करके चोरी कर लिया, 5 केजी आलू आपका घर से चोरी करके लेते गया। अच्छा ठीक है, आपका दुकान से वो अंडा चुरा लिया, तो आप कोर्ट गए और कोर्ट ने उसको सजा दिया 5 साल का, सपोज दैट। ठीक है, तो विधि का समान संरक्षण मतलब हुआ कि उस आपका अंडा चुराया, आप कोर्ट उसको 5 साल का सजा दिया। अब मान के चलिए कोई भिखमंगा आपका घर में घुसा और वो भी 5 अंडा चुराया तो वो भी जब कोर्ट जाएगा तो उसको भी 5 साल का ही सजा मिलेगा। यानी कि हम कहने का मतलब क्या है कि विधि का जो नियम है वो सबके समक्ष क्या होगा? समान होगा। बात समझ में आया? सबके लिए वो नियम क्या होगा? समान होगा। समझ में आ गया होगा? विधि का शासन मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। आप विधि का मतलब पिछला क्लास में जान चुके हैं कि क्या होता है, तो बार बार हम एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे। विधि का शासन मतलब होता है जब तक आप विधि का उल्लंघन नहीं करिएगा तब तक आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया? और एक मतलब होता है इसका कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून क्या होगा? समान होगा। सब व्यक्ति के लिए कानून क्या होगा? समान। बोलिए बात समझ में आया? तो अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। फिर इसमें आप लिखिएगा विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि विधि यानी कि नियम के सामने सब क्या है? बराबर है, जबकि विधि का समान संरक्षण मतलब होता है कि नियम के सामने नियम जो है वो सबके लिए क्या है? एक जैसा है। अब आप बताइए ज़्यादा पॉजिटिव फील ये दे रहा है या ये दे रहा है? हम आपका इच्छा से पूछ रहे हैं, ये दे रहा है, ए नंबर दे रहा है या बी नंबर दे रहा है? नहीं, एक चुनना है, ए या बी, अमेरिका या ब्रिटेन? अमेरिका। कारण पूछेंगे अभी। अमेरिका, सबका अमेरिका है? हाँ, अमेरिका ही होगा क्योंकि ज़्यादा ये सहज है। विधि का समान संरक्षण सहज हुआ। कैसे? इसको समझिए। विधि के समक्ष समान मतलब क्या हुआ कि नियम के सामने सब क्या होगा? समान होगा। बात समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा उटपटांगे यहाँ पे। नियम के सामने जो भी होगा वो सब क्या होगा? समान होगा। अब इसका एक एग्जांपल आप ऐसे लीजिए, ये मान के चलिए नियम है और यहाँ पे कोई पीएम है और यहाँ पे कोई एक आम जनता है। बात समझे?
तो यहाँ पे जो नियम है, जो सजा सुनाए, जो सजा सुनाएगा, ये जब सजा सुनाने लगेगा तो कहीं ना कहीं इसके मन में उत्पन्न होगा कि नहीं कि पीएम है, ये जनता है, उत्पन्न होगा कि नहीं। लेकिन विधि का समान संरक्षण मतलब होता है कि कानून एक बन गया है, अब उस कानून का जो भी उल्लंघन करेगा, फिर चाहे कोई भी रहे, उसको सजा वही मिलेगा। बात समझ में आया? तो इन दोनों में ज़्यादा पॉजिटिव फील कौन दे रहा है, ज़्यादा सकारात्मक फील कौन सा आ रहा है? विधि का समान संरक्षण। बात समझ में आया? हो जाएगा। अब विधि का शासन मतलब क्या होता है कि विधि, जब तक आप विधि का कोई उल्लंघन नहीं करिएगा, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कानून को क्या करता है, मतलब कानून सबके सामने क्या होगा, समान होगा। हो जाएगा। अब इसमें कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है उसको समझिए। पहला अपवाद है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में, अब याद रहे, अपने कार्यकाल में जो भी निर्णय लेगा या कार्य करेगा, उसके प्रति वो न्यायालय में जवाबदेही होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। इसलिए तो यहाँ पे अपवाद है ना कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपना शासन काल में चाहे वो कुछ भी निर्णय दे या चाहे वो कुछ भी कार्य करे, उस कार्यकाल के दौरान अगर आप इनको चैलेंज करिएगा सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, तो राष्ट्रपति उसके लिए जवाबदेही नहीं होगा, राष्ट्रपति उसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। बात समझे? तो और एक देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसके शासनकाल के दौरान आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो बताइए, एक तो आप बोल रहे हैं कि विधि के समान क्या है, समान संरक्षण, लेकिन वहीं पे हम लोग अपवाद में इसको पढ़ रहे हैं ना कि राष्ट्रपति को उसके शासनकाल के दौरान कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया? और एक संसद, समझते ना संसद, तो संसद चाहे वो राज्य का हो चाहे वो देश का हो, वहाँ पे जो सांसद रहेगा वो जो भी कार्य बोलेगा, जो भी बात वो बोलेगा, वहाँ से सूचना जो भी बोलेगा, उसको भी न्यायालय में हम लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? उसके बाद राज्य का जो विधानमंडल होता है, वहाँ पे भी जो चर्चा चलता है, उसको भी हम लोग न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आया? तो ये सब कुछ अपवाद है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहला आप लोगों को बोलना है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है, विधि का समक्ष समानता का मतलब होता है कि विधि के समक्ष सबको क्या समझा जाएगा, समान समझा जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि विधि जो है वो सबके लिए क्या है, समान है। बात समझ में आया? उसके बाद विधि का शासन मतलब क्या होता है? तो अगर जब तक आप विधि का उल्लंघन नहीं करिएगा, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, फिर चाहे वो भारत का नागरिक हो फिर चाहे वो विदेशी हो, उस सभी नागरिक कानून के समक्ष क्या होगा, समान होगा। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद है आपका अपवाद में क्या क्या बोलना है आपको? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को उसके निर्णय या कार्यों को अदालत में हम लोग जवाबदेही वो नहीं होगा, ये पहला कारण। दूसरा, ये दोनों को गिरफ्तार उसके कार्यकाल में नहीं किया जा सकता। तो क्या इसको जिंदगी भर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है। कार्यकाल खत्म, अगर कोई गलती करता है, वो जो कानून को अगर वो तोड़ते हैं, तो क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? शासनकाल के दौरान नहीं किया जा सकता, लेकिन जब शासनकाल खत्म हो जाएगा उसका, तब तो किया जा सकता है ना। फाइल तो खुल जाएगा कभी भी। फिर संसद या विधायक को, वो जो भी संसद में वार्तालाप कर रहा है या बोल रहा है, उसको कभी भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आया? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट 14 लिख लीजिए। अनुच्छेद 14 में डैश दे करके लिखिए। इसमें डैश दे करके लिख लीजिए, विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण। चलिए लिखिए इसमें, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है।
हाँ, विधि के समक्ष समानता, अरे हाँ डैश देकर लिखिए ना। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। इसका अर्थ विधि के सामने सब समान है। इसका अर्थ है कि विधि के सामने सब समान है। इसका अर्थ है कि विधि के सामने सब समान है। इसका अर्थ है कि विधि के सामने सब समान है। पैरा चेंज। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। फिर है मतलब जो छूटा अभी तक नहीं लिखे हैं। नहीं क्या मतलब, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, ये भी नहीं लिखी है। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है कानून सबके लिए समान है। हाँ, जिसका अर्थ है कानून सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। चलिए, विधि का शासन इसिम डैश दे के लिखिए। विधि का शासन इसिम डैश दे करके लिखिए। हाँ, इसमें लिखिए डैश दे करके। जब तक कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन नहीं करता है, जब तक कोई व्यक्ति, अब यहाँ व्यक्ति विदेशी भी आ जाएगा और देश का नागरिक भी आ जाएगा, इसको याद रखिएगा। जब तक कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। नहीं करता है, ये सब हम लोग को अधिकार है। आपको कोई जेल में ठूस देता है क्या बिना आपका गलती किए? नहीं ठूसता होगा। जब तक कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन नहीं करता है, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा लिखिए, उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा लिखिए, कानून के समक्ष कानून के समक्ष सभी व्यक्ति, कानून के समक्ष बटन लगाइए क्या, छपरी जैसा बने हैं कदा कहीं का, वहां ले जाके मारेंगे। लिखे, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। अभी जाके वहां डंगाएंगे। खोल गया, हम क्या करें? आप लगा लीजिए पहले। कानून के समक्ष सभी समान। हाँ, चलिए कुछ अपवाद लिखिए। अपवाद लिख करके डैश दीजिए। अपवाद लिख करके डैश दीजिए। इसमें लिखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल को, राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए, उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णय, लिए गए निर्णय एवं कार्यों के लिए, कार्यों के लिए न्यायालय में, कार्यों के लिए वे, कार्यों के लिए वे न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। वे न्यायालय में, हाँ, कार्यों के लिए वे न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। दूसरा लिखिए,
राष्ट्रपति या राज्यपाल को, अब राज्यपाल किसी भी देश किसी भी राज्य का हो सकता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को दूसरा बोले, राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद लिखिए, देश का संसद या अगला लिखिए, देश का संसद या राज्यों का राज्यमंडल या विधानमंडल लिखिए, राज्यों का विधानमंडल के सदस्यों के लिखिए, सदस्यों के संसद में किए गए कार्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। हाँ, कार्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 14 में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 15 लिखिए। अनुच्छेद 15 लिख करके डैश दीजिए। हो गया? चलिए समझिए, अनुच्छेद 14 में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहा जाता है डिटेल से पढ़ना। कितना हुआ अनुच्छेद 14 में आपका पेज? एक पेज हो गया। और यही अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल पढ़ सकते थे कि अनुच्छेद 14 में बोला गया है कि विधि के समान संरक्षण, लेकिन जब उसके नीचे आप उसका डिफिनेशन लिखते हैं कि आखिर वो बोल क्या रहा है, तो चाहे कोई भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए, आप बना दीजिए। इस बात का गारंटी ज़रूर हम देते हैं। क्योंकि अगर आप मान के चलिए कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सपोज करिए आपने नागरिकता पढ़ा, तो नागरिकता पढ़ने के बाद नागरिकता से आने वाला हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, तब आपने नागरिकता को पढ़ा है। ये नहीं कि नागरिकता पढ़ लिए हैं, एक दो टॉपिक छूट गया आपका और आप बोलिए कि वो वाला क्वेश्चन नहीं बना एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ नहीं होता है। नागरिकता पढ़ने के बाद यदि नागरिकता से कोई क्वेश्चन आ रहा है या किसी भी टॉपिक से, तो वो सारा आपसे बनना चाहिए, तब जा कर के आप पढ़े हैं वो चीज़। इसलिए डिटेल से पढ़ना वो फायदे की बात है, बिना ऊपर ऊपर पढ़ना वो बेकार का बात है। तो अनुच्छेद 14 में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अनुच्छेद 15 को ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 15 में बोला गया कि एक विशेष आधार पर विभेद, यानी कि एक आधार पर विशेष विभेद, इसका मतलब क्या होता है समझिए। इसमें बोला गया कि देश के नागरिकों को उसके मूल वंश, आपका क्या वंश है, आपका क्या धर्म है, आपका क्या जन्म स्थान है, आपका जन्म, दो बार लिखा गया, आपका क्या लिंग है, लिंग मतलब पुल्लिंग है कि आप स्त्रीलिंग हैं, आपका क्या जाति है, इसके आधार पे आपका भेदभाव नहीं होगा। बात समझ में? ऊपर ऊपर गया, घुसा दिमाग में? क्या बोले हम? देश के सभी नागरिकों को उसके मूल वंश, आपका क्या वंश है, आपका क्या धर्म है, आपका जन्म स्थान कहाँ है, आप पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, आप जाति क्या है आपका, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आप सब क्या हैं? समान है। इसके आधार पे आपके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम क्या बोल रहे, समझ में आया सबको? हो जाएगा। इसी के तहत में जो सार्वजनिक स्थल था,
या फिर दुकान हो या तालाब हो, होटल हो, कुछ भी हो, इसमें कोई भी वंचित नहीं होगा। आपके इन सब कारणों से आपको इन सभी में वंचित नहीं किया जाएगा। याद रहे, यहाँ केवल बोला गया है संविधान में, ओनली। ओनली मतलब इसी तथ्य के आधार पर, इसके अलावा आपको आपके साथ भेदभाव हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कुछ डायमेंशन बचता है क्या? नहीं। आप कहीं ना कहीं तो धर्म आ ही जाएगा बीच में, कहीं ना कहीं तो लिंग आ ही जाएगा, जन्म आ ही जाएगा, जन्म स्थान आ ही जाएगा। इसके अलावा भेदभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हमने क्या बताया आपको? अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को, मतलब देश के किसी भी नागरिक को, उसके केवल मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया? तो सार्वजनिक स्थल हो, दुकान हो, तालाब हो, होटल हो, विद्यालय हो, इन सभी में नागरिकों को उनके इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको वंचित नहीं किया जाएगा। और एक बोला गया कि जो भी सार्वजनिक स्थल है, शैक्षणिक स्थान समझते हैं ना आप लोग, सार्वजनिक शैक्षणिक स्थान या निजी भी, वहां पे भी इन सभी के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। अब यहीं पे एक बात बोला गया है, क्या बोला गया है उसको समझिएगा। विशेष प्रावधान क्या है इसमें? विशेष प्रावधान है कि राज्य को ये शक्ति प्राप्त है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए वो क्या कर सकता है? आरक्षण का व्यवस्था कर सकता है। अब बताइए, अगर कोई व्यक्ति जा करके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा कि आप तो एक बार बोल रहे हैं कि उसको जन्म, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति आधार के भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस सबको समान समझा जाएगा, तो वहीं दूसरे और आप बोल रहे हैं कि सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग को क्या मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण का व्यवस्था किया जाना चाहिए। बात समझ में आया? तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या बोलेगा कि देखिए, इसमें तो बोला गया है, ठीक बात है, लेकिन इसी में एक प्रावधान जोड़ा गया है। क्या प्रावधान जोड़ा गया है? कि राज्य को ये, अब राज्य मतलब समझ में आ रहा है ना, राज्य को ये शक्ति है कि राज्य जो है सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग के लिए आरक्षण का व्यवस्था कर सकता है। इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है? तो स्थानीय चुनाव में महिला लोगों का सीट को रिजर्व कर देता है। जैसे आप देखे होंगे मुखिया सबका जब चुनाव होता है, वार्ड पार्षद का जब चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, तो कहीं कहीं सीट रिजर्व कर देता है कि यहाँ से महिला ही उठेगी, उसके अलावा कोई नहीं उठेगा। देखे होंगे आप लोग। तब अब करता क्या है पुरुष वाला? पत्नी को उठा देता है अपना और पीछे पीछे ही रहता है। तब उसका नाम हो जाता है मुखिया पति या वार्ड पार्षद पति। काम सारा यही करेगा बस, लेकिन चेहरा किसका है? महिला का है। तो कहीं ना कहीं महिला का भागीदारी बढ़ रहा है कि नहीं? आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं? तो ये पहला व्यवस्था किया। और क्या व्यवस्था किया गया? तो और व्यवस्था किया गया कि राज्य जो है महिला और कोई भी पिछड़ा वर्ग है उसको सार्वजनिक शैक्षणिक स्थान में जो प्रवेश मिलता है उसमें भी वो उसका क्या दे सकता है? आरक्षण दे सकता है। जैसे बड़ा कॉलेज है कोई सा, उसने बोल दिया कि 10% केवल महिला ही जाएगा उसमें, चाहे कुछ हो जाए, एक्स्ट्रा भी जा सकती है अलग से, लेकिन 10% सीट जो है वो महिला के लिए क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। तो ये सब व्यवस्था किसके तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 15 के तहत किया जाता है। बात समझ में आया हम क्या बोले? अब इसी में देखिए कुछ कंडीशन है, उसको हम लोग क्रीमिलियर बोलते हैं। अब ये क्रीमिलियर क्या है? तो वही जो आप लोग समझते होंगे, 2013 में बोला गया कि आपका सालाना इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए। अगर आपको इस सब में फ़ायदा लेना है तो आपका सालाना इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए। आपके पास किसी भी प्रकार का संवैधानिक पद मतलब सरकारी वाला नहीं होना चाहिए आपके पास। राष्ट्रपति आप नहीं हो, प्रधानमंत्री आप नहीं हो, महालेखाधिकारी नहीं हो आप, ना ही आपके पास ग्रुप ए और ग्रुप बी का नौकरी हो। ग्रुप ए ग्रुप बी समझ रहे हैं ना, सरकारी में भी निजी में भी। ग्रुप ए ग्रुप बी समझते हैं? ग्रुप डी समझता होगा सब, अब समझ गया होगा ग्रुप ए ग्रुप बी। अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेखक है, पत्रकार है, तो उसको भी सबसे सुविधा नहीं मिलेगा। ये कुछ क्रीमियर तय किया गया है। और क्या बोला गया? तो सेना में जो कर्नल होता है, कर्नल समझते हैं ना,
कर्नल, सेना में कर्नल या उससे ऊंचा का पद, यही कंडीशन होगा नौसेना में और वायुसेना में। अगर कोई कर्नल है या उससे ऊंचा का पद है तो उसको भी ये वाला सुविधा नहीं मिलेगा। बात समझ में आया हम क्या बोले अब? तो ये था आपका आर्टिकल 15। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? 14 खत्म, 15 खत्म, आगे बढ़े तब 15 में किसी को कोई कष्ट? लिखिए क्या हुआ, बहुत ज़्यादा खा लिए हैं क्या? लिखिए 15 में डैश दे करके इसको लिख लीजिएगा। फिर इसमें लिखिएगा किसी भी नागरिक को केवल उसके मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, यहाँ सारा लिखिए, केवल उसके मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद नहीं किया जाएगा। क्या लिखिए न तो, विभेद नहीं किया जाएगा। लिखे? चलिए अन्य प्रावधान लिख के डैश दीजिए। अन्य प्रावधान में लिख करके डैश दीजिए। सार्वजनिक स्थल, दुकान, तालाब इत्यादि में उसके केवल लिखिए यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक लिखिए, के आधार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मनोवृत्ति समझ सकते हैं कि उन्होंने यहाँ दुकान लिखा है, तालाब लिखा है, मतलब उनको भी जाने के लिए नहीं मिलता होगा। जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद लिखिए विशेष प्रावधान में राज्य को ये शक्ति प्राप्त है कि सामाजिक व पिछड़ा वर्ग के लिए, विशेष प्रावधान में डैश दे करके लिखिए, राज्य को यह शक्ति प्राप्त है कि सामाजिक व पिछड़ा वर्ग के लिए वह आरक्षण का व्यवस्था कर सकता है। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का व्यवस्था कर सकता है। स्थानीय निकाय चुनावों में व विधानमंडलों के चुनाव में महिला के लिए सीट आरक्षित किया जा सकता है। महिला के लिए सीट आरक्षित किया जा सकता है। महिला के लिए सीट आरक्षित किया जा सकता है। हो गया? अगला लिखिए सार्वजनिक या निजी शैक्षणिक संस्थानों में
शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण का व्यवस्था कर सकता है। सार्वजनिक या निजी संस्थान शैक्षणिक संस्थानों में भी आरक्षण का व्यवस्था किया जा सकता है। बशर्ते क्रीमिलियर का अरे क्या हुआ, बशर्ते पहली बार सुने हैं क्या? बशर्ते क्रीमिलियर का ध्यान रखा, क्या बोले? हाँ, एसी लगवा दें, जितना भी है ना फी उसमें 1 0 और लगा दीजिए, एसी लगवा देंगे। हाँ ठीक, उधर जाके बैठी, उधर हवा खाइए। जितना बोलते रहो वीडियो में पे रिकॉर्ड होता है। चलिए पहला लिखिए। वार्षिक आय 6 लाख से कम होना चाहिए। वार्षिक आय 6 लाख से कम होना चाहिए। वार्षिक आय 6 लाख से कम होना चाहिए, तभी आपको ये सब अधिकार मिलेगा। वार्षिक आय 6 लाख से कम होना चाहिए। दूसरा लिखिए, कोई संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए। कोई संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए। कोई संवैधानिक पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा लिखिए, तो हाथ थोड़ा स्पीड चलाइए, ऐसे कैसे चलेगा? उसके बाद लिखिए, ये क्या लिखे थे हम? GAB, अच्छा, ग्रुप A और B श्रेणी के सेवा में नहीं होना चाहिए। हाँ, ग्रुप A और B के श्रेणी के सेवा में नहीं होना चाहिए। आपको कौन सा सेवा पसंद है? ABCD हैं? D तब Z। अगला लिखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, पत्रकार। डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, पत्रकार के अतिरिक्त अगला लिखिए, सेना में कर्नल या उससे ऊंचे पद। अरे, सेना में कर्नल या उसके ऊंचे पद या नौसेना या वायुसेना में समान रैंक, इसके समान रैंक वाले को यह सुविधा नहीं मिलेगा। अगला लिखिए, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 16 में लिखिए, लोक नियोजन में समानता। चलिए समझिए, देखिए, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि देश के किसी भी नागरिकों को उसको लोक नियोजन में क्या मिलेगा? समानता मिलेगा। बात समझ में आया? तो इसको लिख लीजिए। अनुच्छेद 16 के अनुसार
अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के सभी नागरिकों को हाँ लोक नियोजन में समानता मिलेगा। अगला लिखिए, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 17 में लिखिए अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार। हाँ विरुद्ध। अस्पृश्यता मतलब समझते हैं ना आप लोग, क्या समझते हैं बताइए? अस्पृश्यता मतलब क्या समझते हैं? क्या समझते हैं अस्पृश्यता मतलब? सब खा पी के बैठ गए आप लोग। अरे छुआछूत नहीं होता है? भर के देख रहे कितना लाया है, भर के देखते हैं। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? बात बुझे? तो इसको समाप्त किया गया और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, इसका पहले नाम क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, लेकिन इसको बदल करके 1976 में इसका नाम बदल गया और नाम बदल करके इसका कर दिया नागरिक अधिकार अधिनियम। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? नागरिक अधिकार अधिनियम 1955। इसके अनुसार आप किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि छुआछूत है ये, ऐसे वैसे अछूत है ये, इस टाइप से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आया? आपको उठा करके ले जाएगा इसी के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत। और एक इसमें विशेष बात आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम को संशोधन करके नागरिक अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1976 में बनाया गया था। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? चलिए इसको लिख लीजिए। अनुच्छेद 17 में डैश दे करके लिखिए अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिनियम। इसमें फिर लिखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अस्पृश्यता का वर्णन है। हाँ अधिकार का वर्णन है। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 कर दिया गया। नाम बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 कर दिया। चलिए, समानता का अधिकार का अंतिम अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। उपाधि का अंत। उपाधि का अंत। उपाधि मतलब समझते हैं ना? जैसे आपको पता है कि आज़ादी के पहले राजा होता था, उसका मंत्री होता था, है कि नहीं? सबको अपना अपना उपाधि लेके रखा था। तो अनुच्छेद 18 में बोला गया कि अब जितना भी उपाधि है सबका, वो अब सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब कोई मान्य नहीं होगा।
बस कौन कौन उपाधि रख सकता है? तो सेना नहीं, राजा भी नहीं, सेना और विद्या से संबंधित अगर कोई है वो उपाधि रख सकता है। बात समझ में आया? अगर उसको कोई उपाधि मिला है तो वो रख सकता है। बस सेना और विद्या के क्षेत्र से संबंधित लोग ही उपाधि को रख सकता है। बात बुझे? और इसके साथ साथ कहा गया इसमें कि कोई भी व्यक्ति विदेश से भी किसी प्रकार का उपाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। आपको अगर विदेश वाला भी बुला करके उपाधि दे रहा है तो भी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा बोलता है कि विदेश से अगर कोई व्यक्ति भारत में काम कर रहा है, भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उसको अगर विदेश से ही उपाधि मिल रहा है, हम बात क्या बोल रहे हैं उसको समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है और विदेशी वाला उसको उपाधि दे रहा है, लेकिन भारत का है वो नागरिक, तो वहाँ का उपाधि लेने से पहले उसको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा कि हम उपाधि ले या नहीं ले। बात समझे? उसी प्रकार से विदेश का अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रहा है या भारत के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर विदेश में ही उसको उपाधि मिल रहा है तो उसके लिए भी उसको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। क्या हम उपाधि को ग्रहण कर सकते हैं? अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तब करेगा। बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? उसके बाद लेकिन एक विशेष बात, जैसे आप लोग के मन में प्रश्न उठता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है ना पद्म विभूषण और क्या क्या होता है, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सब कुछ अवार्ड दिया जाता है कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सब जो अवार्ड है वो उपाधि के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसको आप अपना नाम के बगल में नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाइएगा तो छीन लेगा आपसे। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? जैसे मान के चलिए किसी को पद्मश्री मिला है, सपोज डैट ब्यूटी को पद्मश्री मिल गया इन फ्यूचर में, अब वो अपना नाम लिखवाएगी पद्मश्री ब्यूटी कुमारी, तो तुरंत जाकर के सुप्रीम कोर्ट उसको बोलेगा कि आप उपाधि अपने साथ नहीं लगा सकते हैं। भले वो आपको पुरस्कार के तौर पे मिला है भारत सरकार द्वारा, फिर भी आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाइएगा तो आपका ये पुरस्कार हम वापस ले सकते हैं। बात समझे? साफ साफ बोला है, ना प्रत्यय रूप में लगा सकते हैं और ना ही उपसर्ग के रूप में लगा सकते हैं। बात समझ में आया? प्रत्यय उपसर्ग समझ रहे हैं ना? ना तो नाम के आगे लगा सकते हैं, ना तो नाम के पीछे लगा सकते हैं। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? अब हम लोग का अनुच्छेद 14 से 18 खत्म हो गया, यानी कि केवल समानता का अधिकार खत्म हुआ है, ये बात याद रखिएगा। अभी इसके बाद आपको पढ़ना होगा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धर्म का अधिकार, उसके बाद क्या था, धार्मिक सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार, फिर संपत्ति का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचार, तब जाकर के हमारा मूल अधिकार खत्म होगा। इसलिए हम बोले थे कि मूल अधिकार काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इसको पढ़ने वाला बच्चा रहे वो आधा घंटा में पढ़ के ख़त्म कर दे, लेकिन वो केवल वन लाइनर पढ़ेगा और आप पूरा का पूरा अंदर घुस घुस के पढ़ें कि क्या क्या है, पूरा खोल खाल के आप देख लिए हैं इसको, मूल अधिकार को। अब कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा, आपसे छूटेगा नहीं। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अनुच्छेद 18 में आप लिखिए, अनुच्छेद 18 में लिखिए, इसमें डैश दे करके लिख लीजिएगा उपाधियों का अंत, उपाधियों कर दीजिए। अगर कोई उपाधि लिख दिया तो काटिएगा नहीं, उपाधियों का अंत इसमें लिखिए। अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार के उपाधियों का अंत कर दिया गया, सभी प्रकार के उपाधियों का अंत कर दिया गया। इसमें अपवाद में लिख लीजिएगा, सेना एवं विद्या के क्षेत्र से जुड़े लोग, सेना एवं विद्या के क्षेत्र से जुड़े उपाधि, इसको छोड़ दिया गया, ये आप रख सकते हैं। विद्या से जुड़े उपाधि हो गया। उसके बाद लिखिए इसमें डैश दे करके पहला तीर, कोई विदेश से भी पहला तीर देके लिखिए, कोई विदेश से भी
उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। कोई विदेश से भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। उसके लिए उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। चलिए उधर लिखिए, पैरा चेंज करके या लाइन चेंज करके लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सर्वोच्च न्यायालय में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को उपाधि के अंतर्गत नहीं रखा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इन्हें उपाधि के अंतर्गत नहीं रखा। बिना है किंतु यह भी कहा गया कि कोई भी इसे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं लगा सकता है, नहीं तो उसका उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं लगा सकता, नहीं तो उसका वो वापस ले लिया जाएगा।